हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है साहित्य के टॉप 40 क्वेश्चंस, लेकिन 40 नहीं डबल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दाजू रचना है किसकी? शैलेश मटियानी जी की है, मंगलेश डबराल जी की है, विद्यासागर नोटियाल जी की है या शेखर जोशी जी की है? बताइएगा। सो दाजू रचना है शेखर जोशी जी, जिनका जन्म अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में 1932 में हुआ, 10 सितंबर 1932 में। और इनकी कहानी है, ठीक है ना, जोशी जी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे। आंसर होगा मोहन। गलता लोहा कहानी किसकी है? शेखर जोशी जी की है। और इसका मुख्य पात्र कौन है? मोहन। दाजू जो है ये 1953 में लिखी गई कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया जा चुका है। 1987 में यूपी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। जोशी जी का ये पहला सम्मान था। इस पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है जोशी जी को। ठीक है ना, पहल नाम का एक सम्मान है जिससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। शेखर जोशी जी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया। मतलब शेखर जोशी जी ने अपनी कहानियों को क्या नाम दिया है? नई कहानी आंदोलन। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे नौरंगी बीमार, कोशी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, दाजू, बदबू, समर्पण, मेंटल, सहयात्री, डांगरी वाले। ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह हैं। कोशी का घटवार कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कल्पना। अब यहाँ पर ये भी याद रखना कि कोशी का घटवार किसकी कहानी है? शेखर जोशी जी की। इनकी कुछ और भी कहानी, क्योंकि ये गद्य रचनाकार थे इसलिए कहानियाँ लिखा करते थे, ठीक है। और कौन सी कहानी? जैसे साथ के साथ, है ना, साथ के लोग, चींटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियाँ। इनका एक शब्द चित्र संग्रह भी है, एक पेड़ की याद। इनका अपने ध्यान रखना है। ये 4 अक्टूबर 2022 इनका देहांत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। महादेवी वर्मा जी की बात करूँ तो ये भी एक गद्य लेखिका हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी थी। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं, महादेवी वर्मा को। निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है, पूछा जा सकता है। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था जब ये मात्र 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की उम्र में 12 मास नाम की इन्होंने कविता लिखी। इन्होंने कुछ वर्षों तक चांद व साहित्यकार नामक पत्रिका का संपादन भी किया। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी थी। 1936 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने नैनीताल के रामगढ़ में बंगला बनवाया जिसका नाम मीरा मंदिर रखा था। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की पंक्तियां इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, जिसका भाव विरह व रहस्य में व्यक्त है। 1923 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार भी संभाला था। और ये भक्तिन वाला आपको बता दिया, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य किरदार, अब ये पूछा जा सकता है कि भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य किरदार का नाम क्या है? लक्ष्मी है। 1956 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण। 1988 को पद्म विभूषण। 1988 में क्या मिला है? पद्म विभूषण। और 1956 में पद्म भूषण। निर्जा के लिए सक्सेशियर सम्मान दिया जा चुका है और 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
महादेवी जी ने तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं और 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली विमेन है, महिला है। 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हुआ। इनके कविता संग्रह निहार जो कि 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा ये इनके कविता संग्रह हैं। इनके काव्य संकलन जैसे यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा है। गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम क्या रखा गया है? गिल्लू। इनके कुछ रेखा चित्र या संस्मरण भी हैं जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं जैसे कि श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, ये इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इनकी अन्य गद्य रचना है चिंतन के क्षण। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मेरे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? भैया ये हैं मन्नू भंडारी जी, ऑप्शन सी। जब आपको मैंने एक PYQ अनारक्षी का पेपर कराया था वहाँ पे इनके बारे में बताया। मैं सीधे आऊँगी इनकी रचना पे। इनकी रचना है, इनकी कहानी संग्रह, ये भी गद्य रचनाकार हैं और इन्हें 2008 में व्यास सम्मान मिल चुका है। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए, ठीक है, इनका आपने याद रखना है। आपका बंटी उपन्यास भी इन्हीं का है जहाँ पर विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है, ये पूछे जाते हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना 2 लोगों ने करी जिसमें मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ही हैं। और अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी कहानी संग्रह जैसे त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली, नायक खलनायक, 3 निगाहों की एक तस्वीर। अकेली कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर इनकी एक अकेली कहानी में मुख्य पात्र है सोमा बुआ और यही सच है कहानी पर बनी है रजनीगंधा। उपन्यास, इनका एक उपन्यास है आपका बंटी जो 1971 में आया, महाभोज 1979, स्वामी है और 1 इंच मुस्कान, ये सब थे। इनके एक रचित नाटक भी था बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर किसका नाटक है? ये मन्नू भंडारी जी का। इनके द्वारा कुछ रचित पटकथाएं जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, और जो रजनी है ना, ये धारावाहिक दूरदर्शन पे भी प्रसारित होता था। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को इन्होंने उजागर किया हुआ है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जल्दी से बताइएगा, किसने ये लिखा है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा मंगलेश डबराल जी। कौन हो जाएगा? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी की बात करते हैं। इनका जन्म 16 मई 1948 टिहरी गढ़वाल के काफल पानी में हुआ। सबसे पहले दिल्ली में हिंदी पैट्रियार्ट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में इन्होंने काम किया और सीधे आते हैं इनकी 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है हम जो देखते हैं रचना के लिए। इनके कुछ काव्य संग्रह जहाँ जैसे कि पहाड़ पर लालटेन किसका है? मंगलेश डबराल जी का ही है, ठीक है। इसके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह में, ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। इनके द्वारा कुछ गद्य संग्रह जैसे लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। इनका एक यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोवा। क्या है? एक बार आयोवा। चलेगा, राजेश जोशी जी की रचनाएं भी देख लीजिए, है ना। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने मायकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया था और भृतहरि की कविताओं का अनुवाद इन्होंने भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से किया था। इनके 3 नाटक हैं, जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा का गाना। इनका एक कहानी संग्रह है कपिल का पेड़।
4 कविता संग्रह, एक दिन में पेड़ बोलेंगे, दूसरा है मिट्टी का चेहरा, तीसरा है नेपथ्य में हंसी, ये पूछा जाता है 2 पंक्तियों के बीच। ये भी एक गद्य रचनाकार रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। उधो तुम अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 5। उधो तुम हो अति बड़भागी, ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। क्या आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का? डी। सूरदास जी की बात आते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, एक पद्य रचनाकार हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के उपासक माने जाते हैं। जन्म से ही अंधे थे और किंतु उनकी काव्य में कृष्ण की बालिकाओं की बाल लीला का वर्णन और प्रकृति से ऐसा क्या होता है, प्रतीत नहीं होता है कि इनका जन्म जो है मतलब ये अंधे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इनका रचनाओं की, सूरदास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे और अष्टछाप कवि मैं बता चुकी हूँ वर्णमाला वाले सेशन में, सॉरी हिंदी भाषा के विकास वाले में अष्टछाप कवियों के नाम बताए थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वात्सल्य रस के, क्योंकि ये बाल लीलाओं का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस के सम्राट इनको माना जाता है। सूर सागर जो है ना, वो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। सूर सागर को ही राग सागर भी कहा जाता है। और जो श्याम सुंदर दास थे उन्होंने सूरदास को खंजन नयन कहा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूरदास को किसने जो है खंजन नयन कहा है? श्याम सुंदर दास ने। सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को काला भंवरा कहती हैं। तो भ्रमर गीत भी किनका है? इन्हीं का। जैसे साहित्य लहरी, सुर सारावली, नल दमयंती, ब्याहलो, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, भ्रमर गीत, ये सब इन्हीं के हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई है, इनके द्वारा लिखा गया। निस दिन बरसत नैन हमारे, इन्होंने लिखा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, इन्हीं ने लिखा है। मैयारी मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये सूरदास के द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब जब सूरदास जी की बात आई है तो कबीरदास जी की भी रचनाएं जान लो भाई। ये निर्गुण संप्रदाय के थे, किसी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ये निर्गुण मतलब, सगुण मतलब जो किसी भगवान को मानता है, निर्गुण मतलब जो नहीं मानता है। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास उपदेशों का संकलन मिलता है। कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने पंचमील खिचड़ी कहा है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। इनके कुछ कथन है जैसे कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सेकंड है पठत पठत कित दिन बीते, गति एको नहीं जानी। मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। देखो भाई, कृष्ण जी की जहाँ पे बात आएगी सूरदास जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि इनकी भाषा मैंने बोला है सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी का किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। अवधि, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी रचनाओं की भाषा रही है। और कबीरदास के शिष्यों ने इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद, स्त्रमैनी। कबीर की शिक्षा व सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ है, जबकि रमैनी में चौपाई छंद में लिखी गई है।
जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण किया गया। सबद की रचना गेय पद में हुई है, जिसमें प्रेम और अंतरंग साधना को व्यक्त किया गया है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मसी कागज छियो नहीं, कलम रहियो नहीं हाथ। ये किसने लिखा हुआ है? ये भी इन्हीं की द्वारा कहा गया कथन है। इन्होंने मोस्टली इसमें राम ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है, राम ग्रंथ की रचना करी। अनुराग सारक बीजक सबद रमेनी सखी, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की अगर बात करते हैं, इनका उपनाम राम बोला और अन्य नाम हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक के नाम से आप इन्हें जानते हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा और अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इनकी जो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका 1574 ईस्वी में रचना करी थी, अवधी भाषा में, सॉरी ब्रज में की थी। विनय पत्रिका की ब्रज में की थी, अवधी में तो इन्होंने रामचरितमानस की थी। जबकि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हुआ करते थे। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि रामचरितमानस आपको बताया, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सत्सई, श्री कृष्ण गीतावली, झुलना, रामलला, नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये सारी चीज़ें, इन्होंने भी कुछ कथन कहे हैं, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मेरी न जात पात न चहो काहू की जात पात, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ये कुछ कथन हमेशा याद रखना है, पूछे जाते हैं। मीराबाई की भी कुछ रचनाओं के नाम आप जानेंगे, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, ये इनके द्वारा रचित हैं। कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत इनकी रचनाएं मिलती हैं। रैदास, संत रैदास की शिष्या थी। हिंदी, मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री मानी जाती है। अब यहाँ पर आपने पढ़े तो रसखान भी पढ़े, सारे पद्य रचनाकार हैं। रसखान जी एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। प्रेम वाटिका 1614 में, दान लीला और अष्टायाम, इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। एक और हैं, चलिए फिर क्वेश्चन आगे करते हैं। भक्तिन के रचनाकार कौन हैं? ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार, आपको मैंने वनारक्षी वाला जो पेपर करवाया उसमें बता रखा है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी की अन्य रचनाओं में काव्य संग्रह, व्यंग्य संग्रह की बात करती हूँ तो इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्साओगे, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। इनके साक्षात संग्रह में बातों बातों में और 21वीं सदी है। इनके लिखित संस्मरण में लखनऊ मेरा लखनऊ है और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र है। जो सिल्वर वेडिंग है उसका मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू जी हैं। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टा, प्रोफेसर, हरिया, हरक्यूलिस की क्या है, हैरानी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कुकुरमुत्ता वाला भी शायद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपके उसी उसमें
जिसमें मैंने आपको 1 आरक्षी क्वेश्चन पेपर कराया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और इनकी एक रचना है जूही की कली, निराला जी की जूही की कली रचना 1916 में प्रकाशित हुई। इनका प्रथम कविता संग्रह था अनामिका, 1923 में आया। अंतिम काव्य संग्रह था इनका सांध्य कांकली, 1969 में आया था। इनके कुछ काव्य संग्रह जैसे परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, ठीक है। अप्सरा उपन्यास भी जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ इन्हीं का ही है। इनके कुछ उपन्यास जैसे पहला ही था अप्सरा, उसके बाद अलका, प्रभावती, निरुपमा और इरावती चोटी की या पकड़, काले कारनामे, बिल्लेसुर, बकरीहा, ये थे इनके कुछ अपूर्ण उपन्यास जैसे इंदुलेखा और चमेली। इनके कुछ कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, चाबुक, चयन व संग्रह। ये इनको जो है निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है। ये छायावाद युगीन 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक माना जाता है और इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। इन्हें महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता था। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आपका बंटी इनके बारे में बता चुकी हूँ। आपका बंटी जो है ये मन्नू भंडारी जी की रचना है और ये क्या है आपसे पूछा है तो ये एक उपन्यास है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है और इनके बारे में आपको बता दिया था मैंने। और इनका नाम है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी कविता संग्रह है, मतलब काव्य संग्रह माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही, समय के पाँव, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण किया। और अमीर इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य का देवता भी इन्हीं के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। और कृष्णा अर्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित नाटक भी है। 1963 में पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए दिया गया है। इन्हें भारतीय आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर जो है उसमें देश प्रेम को इन्होंने दिखाया है। हिम तरंगिणी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने जो है निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है। इन्होंने 1924 में मतवाला, किसका किया है, मतवाला का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है, आपको मैंने बताया है। आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है। अष्टाछाप यहाँ पे क्या है आपसे पूछा गया है कि अष्टाछाप आखिर क्या है। अष्टाछाप क्या है जल्दी से बताइएगा। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी, अष्टाछाप कवि हैं। इसमें अब अष्टाछाप कवियों में कौन कौन आते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। 8 कवि हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। विठलनाथ के शिष्य भी आते हैं जैसे छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये टोटल 8 क्या हैं, कवि हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है हम लोग की पटकथा का लेखन किया है, किसने किया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी मनोहर श्याम जोशी जी ने किया है हम लोग धारावाहिक, जो दूरदर्शन पर पहला नाटक था
और 1982 में आया था। और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित इनके धारावाहिक जैसे कि बुनियाद, नेताजी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही का था। ये इनके बारे में मैंने आपको मतलब 4-5 लेखकों के बारे में आपको मैंने वन आरक्षी का जो पेपर हुआ है 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, वहाँ पे बताया था। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? आंसर दीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम आपसे पूछा गया है, तो आप मुझे बताइएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी जो है इनका मूल नाम क्या है। कमेंट करो जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है केदार पांडे। केदार पांडे क्या है? इनका मूल नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करते हैं तो 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा है। इनको जो है आदिकाल का सिद्ध सामंत, इन्होंने जो है ना, जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने जो आदिकाल है उसको क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा है। इन्होंने 1950 में नैनीताल में अपना घर बनाया था। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई। 1963 में ही इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। और ये थोड़ा घुमक्कड़ स्वभाव के थे, तो इनकी एक रचना है जो आपने स्कूल टाइम पे पढ़ी होगी, हमने पढ़ी है यूपी बोर्ड में तो थी ये रचना, घुमक्कड़ शास्त्र। आई थिंक 8th या 7th में एक बुक में थी, 8th में थी शायद, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी रचना थी। हुनकार नामक इनका एक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। इनकी रचना है मध्य एशिया का इतिहास, जो 1958 में, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनके कुछ उपन्यास हैं राहुल सांकृत्यायन जी के, कौन कौन से हैं? जैसे भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, जय योधे, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी, 22वीं सदी और सिंह सेनापति। इनके कुछ कहानियाँ थीं जैसे वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी, सतमी के बच्चे, कुछ यात्रा वृत्तांत जैसे किन्नर देश की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास। इनकी कुछ जीवनियाँ हैं जैसे स्टालिन, कार्ल मार्क्स की इनकी रचना की थी, लेनिन की, वी चंद्र सिंह गढ़वाली जी की, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ, महामानव बुद्ध। तो ये इन्होंने कुछ जीवनियाँ लिखी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है गोदान। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहते हैं? गोदान को कहते हैं। और आप मुझे बताइए कि जो गोदान है वो किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव रहा है, आपने याद रखना है। इनकी लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से हुई थी। और इनके पुत्र अमृत राय जो थे, उन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। इन्हें भारत का मैक्सिम गोर्की, उपन्यास और कहानी सम्राट, कलम का मजदूर के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद्र जी ने जमाना, जो उर्दू में, माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण, ये कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। और 1980 में इनके नाम से 30 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही की रचना किसने की है? अमृत राय ने की है। जीवनी कलम के मजदूर के लेखक कौन है? मदन गोपाल। प्रेमचंद्र जी की जीवनी कलम के मजदूर के लेखक मदन गोपाल जी। इनका अधूरा उपन्यास पूछा जाता है, मंगल सूत्र है। इनके अंतिम कहानी कफन थी, जो 1936 में रचित। मरणोपरांत इनकी कहानी मानसरोवर नाम से 8 खंडों में क्या है, संकलित की गई। और कहानी संग्रह गुप्तधन 2 भागों में विभक्त थे। इनका पहला उपन्यास प्रेमा 1907 में मूल रूप से उर्दू में था। सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास था। प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, अहंकार, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण था, ये इनके कुछ उपन्यास हैं। और अंतिम उपन्यास इनका था गोदान, प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो
इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनकी कुछ कहानियाँ हैं, जैसे पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत 1914। प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन नाम से, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। इनकी पहली हिंदी कहानी ईदगाह, जो आपने पढ़ी होगी, सभी ने, हमने पढ़ी है, बाल मनोविज्ञान से संबंध रखती ईदगाह, जिसका मुख्य पात्र कौन था? हामिद, है ना। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, जैसे कि कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे व चांद। टॉलस्टॉय की कहानी व चांदी की डिबिया इनकी अनुवादक रचनाएं रही हैं। प्रेमचंद की नमक का दरोगा में मुख्य पात्र कौन है? दरोगा वंशीधर व पंडित आलोपीदीन। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के द्वारा लिखित क्या है? उपन्यास रंगभूमि का एक अंश। चलेगा, ये तो इनके बारे में हो गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 17 का यहाँ पे गोदान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना आपसे पूछी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगर मैं इनकी बात करूं, 1901 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में काम किया। गौरख बानी व रामानंद नामक पुस्तकों की रचना की। हिंदी विषय से डायरेक्टरेट की करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनका शोध ग्रंथ का विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। अब बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। पूछा जाता है कि बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं कौन लिखते थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और हिलमैन पत्रिका का संपादन कानपुर से इन्होंने ही किया। इनकी कुछ रचनाएं जैसे गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, मकरंद, और फाइनली 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना कौन सी है? बताइए भाई, शैलेश मटियानी जी के बारे में। 19 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी है? जिनका जन्म अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में 1931 में हुआ। और इनकी है एक सड़क 57 गलियाँ। एक सड़क 57 गलियाँ। आंसर तो हो जाएगा डी। शैलेश जी राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी माने जाते हैं। इन्होंने अमर कहानी पत्रिका के लिए सबसे पहले शक्ति ही जीवन और दोराहा नामक लघु उपन्यास लिखे। शैलेश मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। पहला कहानी संग्रह मेरी 33 कहानी 1961 में प्रकाशित हुई। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला। 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार इनको मिला। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि और 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें लोहिया सम्मान दिया। BBC ने 2 दुखों का एक सुख नाटक रूपांतरण का प्रसारण किया था। इनकी रचनाओं की बात करती हूँ मैं। कहानी संग्रह 2 दुखों का एक सुख 1966 में, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगनी, जुलूस, डब्बू मल्लंग, रहमतुल्ला, सफ़र पर जाने से पहले। ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह। अब बात करते हैं इनके उपन्यास। बोरी बल्ली से बोरी बंदर जो 1959 में आया, कबूतर खाना 1960, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी 1977 में, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर 1992 में।
ये इनके कुछ उपन्यास। अन्य जैसे कि दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, हौलदार, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, है ना, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये क्या है, पूरा उपन्यास है। सुख मुख मुख सरोवर के हंस, बेला, है ना, बेला हुई अबीर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, इस सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा, ये इनके सारे उपन्यास हैं। इनके निबंध सर्ग जैसे कागज की नाव, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, कभी कभार। इनके अलावा बाल साहित्य भी था, जैसे बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख। अब यहाँ पे बताओ कि इनकी रचना नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक सड़क 57 किसकी, तो एक कमलेश रचनाकार है, उनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम, आपको मैंने बताया था महादेवी वर्मा जी के टाइम पे, तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा भाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निहार आई थी 1930 में, और निर्जा उसके बाद आई थी रश्मि आई थी 1932 में। निर्जा कब आई थी आपकी? निर्जा आई है भाई 1934 में, सांदे गीत 1936 में। तो यहाँ पर फिर जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया है, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइएगा किस किस चीज़ से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखो भाई, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों ही मिले हैं, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी जान लो भाई। आंसर तो सी होगा। पूछी जाती इनकी रचनाएं। 20 मई 1900 को कौशानी में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनको प्रकृति का चितेरा कवि और सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि के नाम से जानते हैं। मुकुल, लक्षण, नंदिनी, निहत्था, इनके कुछ उपन्यास हैं। और छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके नाम से 2015 में डाक टिकट भी जारी हुआ है। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में रखा। 1960 में कला बूढ़ा चांद, कला व बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। इतना ही नहीं, पंत जी का विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ, जो गांधी जी के जीवन पर आधारित था। इसके लिए जो है इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से नवाजा गया। यहीं पर नहीं रुक रहे पुरस्कार, 1961 में सुबेंद्रानंद पंत जी को पद्म भूषण भी मिला है। 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका मासिक पत्र निकाला था। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते हैं। पूछे गए हैं क्वेश्चन। ब्रज भाषा व खड़ी बोली विवाद में पंत जी ने पल्लव रचना में खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे पूछा जाता है। पंत जी ने हरिवंश बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित भी किया। इलाहाबाद में हाथी पार्क को सुमित्रानंद पंत बाल उद्यान के नाम से जानते। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। वे आंखें कविता को पंत जी ने 10 काव्यों में बांटा है। संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्य संकलन से ली गई है। आगे का कथन था इनके बारे में कि प्रसाद बढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है। किसने कहा है? आगे ने। भारत माता ग्राम वासनी कथन किसका है? पंत जी का। छायावाद का विष्णु पंत किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। पंत जी का साहित्य 3 पड़ाव से होकर जाता है। पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा आध्यात्मवादी। छायावादी काव्य रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा जो 1916 में, ये फेमस है। युगवाणी, ग्राम्या, सत्याकाम, युगांत रचनाएं पंत जी की प्रगतिवाद काव्य है। परिवर्तन पंत जी की कविता है।
आध्यात्मिक या दार्शनिक या नवचेतनावादी रचना में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, सौदर्य, पानवाला, ये इनकी कहानी है। शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझर नवचेतनावादी काव्य या गीति काव्य है इनका। पंत जी ने हार और कुमाऊनी में बुरांस नामक उपन्यास की रचना की है और 1928 में इनकी कविता संग्रह पल्लव प्रकाशित हुई। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा 1960 में इनके द्वारा रचित रचना है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22। इनका नाम है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, मनोहर श्याम जोशी। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? नए पत्ते के रचनाकार आपसे पूछा गया है। नए पत्ते के रचनाकार कौन होंगे? नए पत्ते के रचनाकार। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 23 का डी। नेक्स्ट है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज। सी हो जाएगा, रांगे राघव। अगर आपको साहित्य और ज़्यादा मतलब देख देख की चीज़ों को करनी है तो आप जो है 22 वीडियोस बनी हैं स्पेशली साहित्य के, वहाँ पे कर सकते हैं। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है। आप मुझे बताओ कि किसकी है, आपको बता चुके। अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला जी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 28 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट होगा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय है। अगला क्वेश्चन, यह रचना महादेवी की नहीं है, कौन सी नहीं है? 30, उर्वशी। कमेंट करके बताओ उर्वशी किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? जनवाणी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन जी की, है ना। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संगतकार कविता के कवि कौन है? संगतकार। 34 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये, मंगलेश डबराल। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? 1936। शिरीष के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? अतीत के चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर राग दरबारी। नमक कहानी की लेखिका कौन है? नमक, ऑप्शन डी, रजिया सज्जाद जहीर। तो ये तो हो गई भाई सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे कुछ और लेखकों की रचनाएं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हरिशंकर परसाई। लेखककार और व्यंग्यकार थे, वैसे गद्यकार में आ जाते हैं। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम की जीव। इनके कुछ उपन्यास जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना। ये इनके निबंध संग्रह। इनके कुछ व्यंग्य लेख संग्रह जैसे विकलांग, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन। और 1982 में इन्हें विकलांग श्रद्धा की दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर भी कुछ हम चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि इनकी पहली काव्य रचना थी उर्वशी, अभी थोड़ी देर पहले आई थी 1909 में।
वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909। इनके पहले काव्य रचना जो थी उर्वशी थी, जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कामायनी 1935 में थी, जिसमें मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ाथी पूछे जाते। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना है झरना। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं, झरना को। करुणालय प्रसाद जी का प्रसिद्ध गीति काव्य है। इनकी कुछ लंबी कविताएं जैसे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया। इनकी कुछ अन्य रचना जैसे प्रेम पथिक 1913 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, वभ्रुवाहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, अयोध्या का उद्धार, चित्राधार, है ना। इनका इनके द्वारा प्रथम रचित कहानी ग्राम 1911 थी, जिसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में हुआ। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी, ये इनकी कुछ कहानियां हैं। पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती प्रतिमा, ये भी कहानी है। इन्होंने 13 नाटक लिखे, जिसमें प्रमुख है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, सज्जन और एक होठ। ध्रुवशामिनी नाटक में अनमेल, विवाह एवं नारी के पुनर्लगन की बात की गई है। ध्रुवशामिनी नाटक में उन्होंने नारी के स्वाभिमान को उठाया है। इन्होंने 3 उपन्यास, जिसमें प्रमुख है कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उनका एक क्या है, अपूर्ण उपन्यास भी है। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, ये आपने पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम में, हमने पढ़े हैं। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का रहा है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा किसको कहते हैं? छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। 4 स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। ये छायावाद योगीन कवि थे, उनमें से एक थे। सुमित्रानंद पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामिनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते थे। गुंडा कहानी में किरदार ननकू सिंह और घीसू हुआ करते थे। चंपा, लैला किरदार जयशंकर की कहानियों में हुआ करते थे। तो ये इनके बारे में आप लोगों को बताया है। मुक्ति बोध जी की भी रचना पूछी जाती है। गजानन माधव मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा इनका कविता संग्रह है। इसमें ब्रह्म, राक्षस व अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाकार है। दूसरा कविता संग्रह इनका है भूरी भूरी खाक धूल। चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, क्रांति है लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर, आदमी, ये इनकी कुछ कविता संग्रह कविताएं हैं। और इनके द्वारा जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई हैं, मतलब कि उपन्यास है, जैसे कि विपात्र। आलोचनात्मक मुक्ति बोध की आलोचनाएं भी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं। इनके द्वारा कुछ लिखित कहानी है, जैसे काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक। इनका एक निबंध रचना है एक साहित्य की डायरी। पुस्तक का एक अंश नए की जन्म कुंडली एक है। सहस्र स्वीकार कविता भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह में संकलित है। निबंध संग्रह जैसे नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान, ब्रह्म राक्षस, ठीक है ना, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। मोस्टली चीज़ें जो हैं आपको मैंने बताई हैं। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। एक गौरापंत शिवानी जी रह गई हैं, जिनकी कुछ रचनाएं हैं, जिनका जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ और 1979 में इन्हें भारत हिंदू हरिचंद सम्मान गौरापंत शिवानी जी को पद्मश्री सम्मान 1981 में दिया। 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इनके कुछ उपन्यास हैं, जैसे कि 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा,
मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रतिविलाप, कैजा, कालिंदी, कृष्णाकली। इनकी कुछ कहानी भी हैं शिवानी जी की, जैसे झरोखा, विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, मृणमाला की हंसी। कुछ रचित संस्मरण जैसे जालक, स्मृति कलश। आत्मकथाएं सुनहु तात यह अमर कहानी, लाल हवेली, सोने दे, रथिया कथा के लेखक भी शिवानी जी हैं, जिन्होंने चरवैती नाम से यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। तो भाई अब हो चुके हैं आपके मोस्टली सारी चीज़ें कवर, ठीक है। अच्छा हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शायद अभी रह गए हैं, तो इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। 1973 में निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1957 में पद्म भूषण दिया गया है। इनके कुछ निबंध संग्रह जैसे अशोक के फूल 1948, कल्पलता, विचार, वितर्क, कुटज, एक कुत्ता और एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 में प्रकाशित हुई, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। आलोचनात्मक ग्रंथ भी हैं जैसे सुर साहित्य पूछे जाते हैं, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, कबीर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी जो ग्रंथावली है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसे 11 खंडों में बांटा गया है, विभक्त किया है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध संग्रह में पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज में हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाली जंगली फूल का वर्णन है। शिरीष के फूल ललित निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। तो चलेगा, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नई चीज़ों के साथ। और अगर आपको और ज़्यादा चीज़ों को देखना है तो 22 वीडियोस बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी है हिंदी साहित्य, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।